हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और पढ़ाई में सच्चे होंगे। मैं अंकुर कुमार राय, स्वागत है आपका हमारा इस चैनल पे। डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को पता है कि अभी जो वैकेंसी आने वाली है और जो आगे वैकेंसी आएगी वो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। यानी कि अभी जो भारत का जो नया सरकार बना है वो आप लोग के लिए नौकरी का बौछार लेके आने वाली है। तो उसी को देखते हुए, यानी जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हीं लोग को देखते हुए आज की जो मेरी क्लास होगी वो करंट अफेयर की क्लास होगी। जो करंट अफेयर का जो सिलेबस है वो हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हर कंपटीशन एग्जाम से करंट अफेयर का क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा रहता है। तो चलिए आज हम लोग करंट अफेयर की क्लास को देखेंगे। आज ये पहली क्लास होगी। इसी से हम लोग क्या करेंगे, हर क्लास वाइज को हम लोग करंट अफेयर की भी जो भी बर्डन है उसको अभी और धीरे धीरे आगे बढ़ाएंगे। आज की जो क्लास होगी वो सारे एग्जाम, यूपीएससी हो गई, पीसीएस हो गई, बीपीएससी हो गई, ये जेएसएससी, जेपीएससी, जितने भी आपकी सरकारी नौकरी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो वो सारी तैयारी के लिए आज की ये क्लास इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कहता है करंट अफेयर का। ये जो करंट अफेयर है आपका 6 महीने का करंट अफेयर है, मतलब कि जनवरी से लेकर के जून तक। आज की क्लास में जनवरी से जून तक का हो सके कि सारा करंट अफेयर को हम लोग कवर ना कर पाए, फिर भी जितना इंपॉर्टेंट हम लोग से हुआ है उतना आज हम लोग करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या बोलता है। देखिए ये यूपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट, पीसीएस, बीपीएससी, जितने भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम का आप लोग तैयारी कर रहे हैं, वो सारा एग्जाम में जो करंट अफेयर का जो पेपर होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कब कहां से पूछ देगा, कितना साल पुराना पूछ देगा, हाल में क्या घटना हुई उससे पूछ देगा, कोई नहीं जानता है। फिर भी हम लोग धीरे धीरे करके सारी चीज को कवर करेंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन बोलता है पेमा खांडू, नाम है पेमा खांडू, हाल ही में किस उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री बने। अब देखिए दोस्त स्टूडेंट, उत्तर पूर्वी अगर बोलेगा तो भारत के उत्तर से लेकर के पूर्वी वाला डायरेक्शन में, यानी ये वाला डायरेक्शन, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, उत्तर पूर्वी आ जाएगा। तो नाम क्या बताया है, खांडू, यानी पेमा खांडू हाल में है वो किस उत्तर पूर्वी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ऑप्शन है ए है अरुणाचल प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी आंध्र प्रदेश, डी मणिपुर। तो इसका आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा करंट अफेयर में। अब ये पेमा खांडू है क्या, चलिए इसमें हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने 13 जून 2024 को, कब, 13 जून 2024 को ईटानगर के डिक्के राज्य सम्मेलन केंद्र में, कहा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगी। हो सकता है कि कौन सा सम्मेलन केंद्र में पेमा खांडू ने मुख्यमंत्री की शपथ ली है, तो इसका नाम हो जाएगा डिक्के राज्य सम्मेलन केंद्र में। लगातार कितने बार, लगातार तीसरी बार शपथ ली है। यानी कि पेमा खांडू जो है वो अरुणाचल प्रदेश के लगातार तीसरी बार क्या बने हैं, मुख्यमंत्री बने हैं। उन्होंने घोषणा की कि भारतीय जनता पार्टी, यानी कहीं ना कहीं ये जो पेमा खांडू वो बीजेपी पार्टी से है, इसलिए वो बताए हैं कि भारतीय जनता पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र अगले 5 वर्षों के लिए क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश की नई सरकार का मार्गदर्शन करेगा। तो कहीं ना कहीं जो पेमा खांडू है वो बीजेपी के पार्टी के सदस्य हैं और बीजेपी से ही वो लगातार 3 बार अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। इसके अतिरिक्त उनकी मंत्री परिषद अपने कार्यकाल के पहले 100 दिनों के भीतर एक विकास रोड मैप तैयार करने के लिए मिलेगी। अब कहीं ना कहीं लोग 100 दिन का जैसे रोड मैप तैयार किया है मुख्यमंत्री, जैसे हमारे प्रधानमंत्री बोले हैं कि जो 100 दिन का जो लोग अपना रोड मैप तैयार किए हैं हमारे केंद्रीय सरकार, तो कहीं ना कहीं
पेमा खांडू भी 100 दिन का रोड मैप तैयार किए हैं। तो एक क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, पेमा खांडू कहाँ के मुख्यमंत्री बने? अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। कितनी बार बने? लगातार 3 बार बने। और कौन से सम्मेलन में बने? तो डीके राज्य सम्मेलन केंद्र में। चलिए, उम्मीद करूंगा दोस्तों कि ये वाला क्वेश्चन आप लोग को याद हो गई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट, आज का करंट अफेयर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोग के लिए, मतलब कि कल की जो घटना घटी है वो भी आज हम लोग कवर करेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। 2025 में, अब देख भैया 2024 चल रहा है, अब यही बोलता है 2025 में पुरुषों का जूनियर हॉकी विश्व कप कौन सा देश आयोजित करेगा? यानी कि 2025 में जो पुरुषों का हॉकी जो होगा वो कौन से देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी इंग्लैंड। 2025 में जो पुरुष का जूनियर हॉकी होगा वो कहां होगा दोस्त? अपना देश प्यारा भारत में। यानी 2025 का जो हॉकी होगा, जूनियर हॉकी, वो कहां होगा? भारत में होगा। चलिए इससे संबंधित तथ्य को देखते हैं। इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन, ठीक है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने दिसंबर में, कब होगा? 2025 के दिसंबर में 24 टीमों के साथ पहले FIH यानी हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबानी के लिए भारत को चुना है। यह निर्णय FIH की हॉकी में अवसरों के विस्तार करने और विविधता को बढ़ावा देने की रणनीति के अनुरूप है। अब देखिए, अब ये क्वेश्चन था भैया कि कहां होगा 2025 का ये हॉकी जूनियर, तो वो होगा हमारा देश भारत में। अब FIH के जो अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तैयब इकराम। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि FIH के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। FIH जो जूनियर हॉकी होगी वो उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो उसका मेजबानी हमारा भारत करेगा। FIH के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। और हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है बच्चों? हॉकी इंडिया के अध्यक्ष, जो इंडिया में हॉकी होता है उसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दिलीप तिर्की ने इस कार्यक्रम के महत्व और वैश्विक हॉकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। अब कहीं ना कहीं ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दिलीप तिर्की है। कौन है? डॉक्टर दिलीप तिर्की है। और FIH के अध्यक्ष कौन है? तो तैयब इकराम है। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ये क्लास से आने वाला एग्जाम है और वो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी SSC की वैकेंसी आने वाली है, CGL की, SSC की MTS की वैकेंसी आने वाली है, SSC का CHSL का एग्जाम होने वाला है, SSC का फेज 12 का एग्जाम होने वाला है, UPSC का एग्जाम होने वाला है, 70th BPSC का एग्जाम होने वाला है, JSSC झारखंड सचिवालय का एग्जाम होने वाला है, उत्पाद सिपाही का एग्जाम होने वाला है। जितना भी एग्जाम होने वाला है सरकारी नौकरी का, वो सारे एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो मैं आप लोग से उम्मीद करूंगा कि करंट अफेयर को अच्छे से पढ़ के जाएं। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, याद करते जाइएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब आने वाला एग्जाम में क्वेश्चन है कि हाँ ये एग्जाम अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। चलिए आगे देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है। अब देखो, हाल ही में किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी की है? किस संगठन ने ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी की है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ ग्लोबल की बात हो रही है, तो ग्लोबल की बात हो रही है तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? आप लोग भी अगर पढ़े होंगे, अगर तैयारी कर रहे होंगे तो ये सब आप लोग को आसानी से जवाब देने में कोई दिक्कत नहीं होने चाहिए। कौन किया है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट जारी? तो वो ऑप्शन ए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी विश्व बैंक, ऑप्शन सी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, या ऑप्शन डी एक्सिस बैंक। तो ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस का जो रिपोर्ट जारी किए हैं वो कौन किए हैं?
विश्व बैंक किए हैं। कौन किए हैं? विश्व बैंक किए हैं। विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक। ठीक है, कोई दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं। चलिए आगे बढ़ते। अब देखिए इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते। देखिए इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछ देगा, इससे नहीं पूछेगा, इससे पूछ देगा, और उससे नहीं पूछेगा तो लास्ट इससे पूछेगा। अब देखिए क्या बोलता है जानकारी के अनुसार। देखो विश्व बैंक की, कब? विश्व बैंक की जून 2024 में, कब पेश किया गया? 2024 में, यही जून में भैया, यही जून में 2024 को ग्लोबल इकोनॉमिक्स प्रोस्पेक्टस रिपोर्ट ने 2024 से 2025 के लिए भारत के जीडीपी, क्या बोला है? भारत के जीडीपी विकास के पूर्वानुमान को संशोधित करके 6.6% कर दिया। यानी हमारे भारत का जो जीडीपी है उसका विकास जो करने वाला था उसका अनुमान किया और उसमें बदलाव करके बोला कि नहीं, यहाँ 6.6% की इकोनॉमिक डेवलप होने वाली है, जो जनवरी में 6.4% था। यानी जनवरी में 6.4% था, यानी कि 2024 में भारत की जनवरी में जो जीडीपी थी वो कितनी परसेंट थी? 6.4%। लेकिन आने वाले 2025 में जो हमारे भारत की जीडीपी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? वो हो जाएगी 6.6%, यानी 0.2% की क्या होगी? डेवलप यानी बढ़ोतरी होगी। अनुमान है कि भारत 2024 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। समझे? अनुमानित है कि भारत जो है वो 2024 से 25 में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना रहेगा। 2025-26 के लिए पूर्वानुमान 6.5 से बढ़कर 6.7% हो गया। यानी पूर्वानुमान लगाया है कि इतना परसेंट बढ़ जाएगा। एनएसओ के अनुसार 2023-24 में भारत की अर्थव्यवस्था 8.2% बढ़ी। यानी एनएसओ के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक ने 2024-25 के लिए अपना पूर्वानुमान बढ़ाकर क्या कर दिया है? 7.2% कर दिया है। यानी भारत की इकोनॉमिकों का विकास जो प्रस्तुत करता है वो कौन सा प्रस्तुत किया? कौन सा बैंक? तो इसका आंसर हो जाएगा विश्व बैंक। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है। हाल ही में किसे आर्मी स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? क्या बोलता है समझिए। हाल ही में किसे आर्मी स्टाफ के अगले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी, ऑप्शन बी राहुल त्रिवेदी, ऑप्शन सी डॉक्टर सुब्रमण्यम, ऑप्शन डी जगदीप धनखड़। तो किसे नियुक्त किया गया है आर्मी स्टाफ के प्रमुख के रूप में? तो इसका आंसर हो जाएगा उपेंद्र द्विवेदी को। किसे नियुक्त किया गया है? उपेंद्र द्विवेदी को। चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं। क्या बोलता है उपेंद्र द्विवेदी? लेफ्टिनेंट। देखिए ये जानकारी आपका मेंस में काम आएगा और पीटी में 1 लाइनर एग्जाम काम आएगा, मेंस में जानकारी काम आएगा। ठीक है, देखिए लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को जनरल मनोज सिंह पांडे के उत्तराधिकारी के रूप में थल सेना प्रमुख नियुक्त किया गया। अब देखिए क्या होता है, जो उपेंद्र द्विवेदी है वो किसके बाद थल सेना के प्रमुख बन रहे हैं? तो उनके पहले कौन थे? मनोज सिंह पांडे के जगह वो जनरल उपेंद्र द्विवेदी थल सेना के प्रमुख बन रहे हैं। अब क्या बोलता है, जुलाई 1964 को जन्मे उन्होंने 1984 में, मतलब कि कहीं ना कहीं उपेंद्र द्विवेदी का जो जन्म हुआ है वो कब हुआ है? 1964 में हुआ है। उपेंद्र द्विवेदी का जन्म कब हुआ है? 1964 में हुआ है। उन्होंने 1984 में इन्फेंट्री जम्मू और कश्मीर राइफल्स में शामिल हुए। लगभग
40 वर्ष के सेवा के साथ उन्होंने महानिदेशक इन्फेंट्री और जीओसी इन उत्तरी कमान जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रतिष्ठित संस्थानों के पूर्व छात्र, उनके पास कई उन्नत डिग्री है और उन्हें कई सैन्य सम्मान प्राप्त हुए हैं। यानी कि उपेंद्र द्विवेदी जो है वो 1964 में उनका जन्म हुआ था, 1984 में वो जम्मू कश्मीर के राइफल्स में शामिल हुए थे और वहीं से अभी तक 40 वर्षों से अधिक अभी तक सेवा में, हर क्षेत्र में सेवा दे रहे हैं। ठीक है, तो वो किसके जगह पे नियुक्त किया गया, तो उन्हें मनोज सिंह पांडे के जगह पे उनको थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया है। किसे? उपेंद्र द्विवेदी को। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाती है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, समझिएगा। हाल ही में किस राज्य ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए, इंपॉर्टेंट हो जा रहा है, लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना, क्या नाम है, मुख्यमंत्री निजुत मोइना। देखिए इसका शॉर्ट फॉर्म यही हो गया, लॉन्ग फॉर्म MMNM का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना को अपने राज्य में शुरू की। मतलब कि किस राज्य में लड़कियों को शिक्षा के बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना की शुरुआत हुई, किस राज्य में हुई? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी केरला या ऑप्शन डी मिजोरम। तो इसका आंसर हो जाएगा असम सरकार ने। असम सरकार ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना MMNM, इसका शॉर्ट फॉर्म, लॉन्ग फॉर्म पूछ देगा क्वेश्चन में। तो किस राज्य की सरकार ने? तो असम राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री निजुत मोइना की शुरुआत की। क्या था इसका मेन मकसद, क्या है? तो लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए MMNM की शुरुआत असम सरकार ने की। चलिए इसका देख लेते, थोड़ा सा निष्कर्ष क्या निकलता है इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए क्या बोलता है। देखो मेरा जो क्वेश्चन है, करंट अफेयर का जो क्वेश्चन है, वो कहीं ना कहीं रिलेटेड, अगर ये नहीं पूछा तो ये पूछेगा, ये नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा, ये पूछेगा तो ये पूछेगा तो जरूर। देखो क्या बोला है अब इसके बारे में। असम सरकार ने जून 2024 में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और बाल विवाह को समाप्त करने के लिए, यानी पढ़ाना भी और बाल विवाह को रोकना भी है, उसको समाप्त करने के लिए मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना शुरू की। यानी जो मुख्यमंत्री निजुत मोइना की योजना का शुरुआत हुआ। राज्य मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित यह योजना लगभग 10 लाख छात्राओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है। मतलब कि इस योजना के तहत 10 लाख जो विद्यार्थी है उनको वित्तीय सहायता प्रदान हो रही है। उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में लड़कियों को प्रति माह 1000 रुपए, डिग्री पाठ्यक्रम में 1200 रुपए और ग्रेजुएशन या बीएड कार्यक्रमों में 2500 रुपए मिलेंगी। यानी इस योजना के तहत 10th क्लास के बच्चियों को 1000 रुपए, ग्रेजुएशन वाले बच्चियों को 1200 रुपए और स्नातक कोर या फिर बीएड अगर कोई बच्चियां करें तो उन्हें 2500 रुपए हर महीने मिलेंगे। कौन सा योजना है? तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना। कहां शुरू हुई है? तो असम में शुरू हुई है। इस योजना के अंतर्गत क्या है? तो इस योजना इसलिए शुरू किया गया इस योजना को कि लड़कियों को शिक्षा मिल सके और बाल विवाह पर भी रोक लग सके। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आपको ये याद हो गई होगी। चलिए MMNM मुख्यमंत्री निजुत मोइना योजना, कहां? असम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने? चंद्रबाबू नायडू जो हाल फिलहाल में बहुत चर्चा में थे, चंद्रबाबू नायडू
कहीं ना कहीं आप उनको देखे भी होंगे, चंद्रबाबू नायडू को। वही पूछा है, हाल ही में चंद्रबाबू नायडू किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो किस राज्य के बने हैं? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी कर्नाटक। किस राज्य के बने हैं? तो चंद्रबाबू नायडू जो है वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं। और ये कौन से पार्टी के हैं बच्चों? तो आप लोग देखे होंगे, ये टीडीपी तेलुगु देशम पार्टी के हैं। चलिए इसके बारे में अधिक विस्तार से जानकारी ले लेते हैं। टीडीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को राज्यपाल, यानी अब देखिए आंध्र प्रदेश का राज्यपाल अभी कौन है भैया? तो एस अब्दुल नजीर है। यानी आंध्र प्रदेश का एस अब्दुल नजीर क्या हो जाएंगे? राज्यपाल हो जाएंगे। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? तो आंध्र प्रदेश के राज्यपाल का नाम है एस अब्दुल नजीर। और उन्हीं के सामने एन चंद्रबाबू नायडू ने 12 जून को आंध्र प्रदेश में मुख्यमंत्री का पद का शपथ लिए हैं। अब वो कितने बार? दूसरी बार, यानी दोबारा वो आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। दूसरी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन बने? तो नायडू। याद रखिएगा, नायडू। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन? तो अब्दुल नजीर। नायडू कितनी बार आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री बने? तो दूसरी बार। कब शपथ लिए? 12 जून को। यह समारोह विजयवाड़ा के निकट, कहा? विजयवाड़ा के निकट केसरपल्ले में। यह समारोह विजयवाड़ा के निकट केसरपल्ले में, विजयवाड़ा के निकट केसरपल्ले में हुआ। अब ये जो समारोह हुआ था वो विजयवाड़ा में हुआ। यह नायडू के 4 दशक से अधिक की राजनीतिक करियर में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का प्रतीक है। अब कहीं ना कहीं नायडू 4 दशक से राजनीतिक पद में है। अब 4 दशक से कहीं ना कहीं 4 बार वो क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं, जिसमें वो संयुक्त आंध्र प्रदेश में 2 बार और अब शेष आंध्र प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। मतलब कि संयुक्त आंध्र प्रदेश का मतलब है जब इसमें तेलंगाना शामिल था, उस समय भी ये 2 बार मुख्यमंत्री नायडू बने। और जब तेलंगाना से हैदराबाद अलग हो गया, यानी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, तो फिर ये दोबारा मुख्यमंत्री नायडू बने हैं। यानी 4 दशक में 4 बार ये क्या बने हैं? मुख्यमंत्री बने हैं। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी और क्वेश्चन भी साथ ही साथ आज याद होते जा रही होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। सेलोस क्लॉस चिलिमा, सेलोस क्लॉस चिलिमा जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? एकदम ताजा क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम ताजा क्वेश्चन है, अभी एकदम बना के एकदम फ्राई होके आया है। एकदम ताजा क्वेश्चन, एकदम पढ़ के जाइए, एग्जाम में आएगा। 1 ठो 2 ठो 3 ठो आज का क्वेश्चन में कम से कम 4-5 ठो करंट अफेयर जरूर आएगा। चलिए, सेलोस क्लॉस चिलिमा जिनका हाल ही में विमान दुर्घटना में निधन हो गया, किस देश के उपराष्ट्रपति थे? मलावी, ईरान, इराक या मालदीव? बताइए किस देश के उपराष्ट्रपति थे सेलोस क्लॉस चिलिमा जिनका विमान दुर्घटना में मौत हो गई? तो इसका आंसर हो जाएगा मलावी के उपराष्ट्रपति थे कौन? सेलोस क्लॉस चिलिमा। कहां के? मलावी के। चलिए इसके बारे में जानकारी देख लेते हैं, क्या बोलता है। मलावी के उपराष्ट्रपति सेलोस क्लॉस चिलिमा ने मलावी के उपराष्ट्रपति सेलोस क्लॉस चिलिमा और 9 अन्य लोगों की विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई। सैन्य विमान लिलोंगो से, कौन सा विमान था? देखिए हम क्या बोले,
आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा चीज हम लेके आ गए हैं, यानी वन लाइनर भी लेके आ गए हैं और करंट अफेयर में भी एकदम डीपली नोट्स भी लेके आ गए हैं। ये पीटी में काम देगा और जो नोट्स है वो आपको मेंस में काम देगा। यानी सैन्य विमान, कौन सा हवाई जहाज था भैया? विमान था, लिलोंगवो से रवाना हुआ, लेकिन खराब दृश्यता के कारण मुज्जू में नहीं उतर सका। कहां उतरना था? मुजुज्जू में नहीं उतर सका और वापस आदेश मिलने के बाद संपर्क टूट गया। राष्ट्रपति लाजरस चाकवेर ने, अब देखो वहां के राष्ट्रपति कौन है? मलावी के राष्ट्रपति कौन है? लाजरस चकवेरा ने पुष्टि की कि चिकगावा वन में विमान के अवशेष मिले हैं और कोई जीवित नहीं बचा है। चिलीमा जो एक समय संभावित राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, पिछले महीने भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो गए थे। तो कहीं ना कहीं मलावी के उपराष्ट्रपति कौन थे? सोकोसो चिलीमा। मलावी के राष्ट्रपति कौन है? तो लाजरस चकवेरा, जिनकी हाल में क्या अभी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो गई। कौन से विमान से? लिलोंगवो विमान से। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य, गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य में स्थित है? मतलब कि गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी इसकी राइट आंसर हो जाएगी। अब चलिए इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं जानकारी। क्या बोलता है? मध्य प्रदेश सरकार ने गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य को चीतों का नया निवास स्थान बनाने के लिए तैयार किया है। मतलब कि ये जो अभयारण्य है वो इसमें कौन रहेगा? तो नया चीता रहेगा। केनिया और दक्षिण अफ्रीका के टीमों ने इस स्थल का मूल्यांकन किया। मतलब कि केनिया और दक्षिण अफ्रीका के टीम ने इस जगह को क्या किया? चुना है और अन्य टाइगर रिजर्व से शिकार के जानवरों को स्थानांतरित किया गया। 2022 में कुनो नेशनल पार्क में 8 नामीबियाई चीतों को छोड़ा गया। आप लोग पढ़े होंगे, न्यूज में काफी वायरल था और कहीं ना कहीं एग्जाम अगर हुआ होगा तो उसमें भी आया था, तो उसी से रिलेटेड है। 2022 में कुनो नेशनल पार्क में 8 नामीबियाई चीतों को छोड़ा गया और 2023 में दक्षिण अफ्रीका से 12 और चीते लाए गए। मुख्यमंत्री ने राज्य में गैंडों और अन्य दुर्लभ जानवरों को शामिल करने पर अध्ययन का निर्देश दिया है। तो कहां हो जाएगा? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहां है? मध्य प्रदेश में है। इसका निर्माण क्यों किया गया है? तो इसका निर्माण चीते को रखने के लिए किया जा रहा है। ये जगह का चुनाव किसने किया है? तो दक्षिण अफ्रीका के और केनिया के टीमों ने। ये गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य कहां है? गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2014, देखो फुल फॉर्म आ जाएगा जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2014, यानी JIMEX का फुल फॉर्म पूछ देगा। JIMEX का फुल फॉर्म पूछ देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका। JIMEX का फुल फॉर्म क्या है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2014। कहां शुरू किया गया है? जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहां शुरू किया गया? योकोसुका जापान में, हिरोशिमा जापान में, नागासाकी जापान में, या फिर क्यूशु जापान में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योकोसुका जापान में जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज शुरू किया गया। देखिए क्या बोलता है, इसका निष्कर्ष देखते हैं।
8वां जापान भारत समुद्री अभ्यास, 8वां जापान भारत समुद्री अभ्यास जापान इंडिया मेरीटाइम एक्सरसाइज योकोसुका जापान में शुरू हुआ। कहां हुआ है? योकोसुका जापान में शुरू हुआ है, जापान और भारत के बीच। अब पूछ देगा कि JIMEX जो अभ्यास थी वो कौन दो देशों के बीच शुरू हुआ है? तो हम लोग क्या मारेंगे? भारत और जापान के बीच शुरू हुई है। जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स, देखो इसका भी फुल फॉर्म आ जाएगा, JMSDF का फुल फॉर्म क्या आ जाएगा? जापान मेरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स द्वारा आयोजित, मतलब कि JMSDF द्वारा ये जो एक्सरसाइज था वो आयोजित किया गया था। इसमें भारतीय नौसेना का INS शिवालिक, नौसेना का INS शिवालिक और JMSDF का JS युगरी शामिल है। कहीं ना कहीं भारत की तरफ से कौन था? शिवालिक था, और जापान की तरफ से JS युगरी शामिल था, और यही दो नौसेनाओं के बीच क्या हुआ था? युद्ध अभ्यास हुआ था। अभ्यास में बंदरगाह और समुद्री चरण शामिल है, यानी ये जो अभ्यास था वो अभ्यास में बंदरगाह भी शामिल है, जो नौसैनिक बातचीत और युद्ध कौशल पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य जापान और भारत के बीच अंतर संचालन क्षमता और रक्षा संबंधों को मजबूत करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला जाता है? क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोला है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा UNGA यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? 2026, 2025, 2027 और 2028। पहले अच्छे से क्वेश्चन समझ लेना। हाल ही में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने किस वर्ष को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2025 को, यानी 2025 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते। देखिए क्या बोलता है नोट में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 को अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष घोषित किया है। कब? 2025 को। 7 जून 2024 को लिया गया यह निर्णय जनता में जागरूकता बढ़ाने, युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और क्वांटम विज्ञान के अनुप्रयोगों का समर्थन करने के उद्देश्य से है। यह वर्ष वर्नर हेजनबर्ग, किसका? यह वर्ष वर्नर हेजनबर्ग के मौलिक क्वांटम यांत्रिक पेपर की शताब्दी का प्रतीक है। इसके अतिरिक्त 2025 को, मतलब 2025 में ही समितियों को सहकारी समिति, शांति, विश्वास और ग्लेशियर संरक्षण के लिए नामित किया गया है, जबकि 2024 में ओट परिवार का जश्न मनाता है। तो कब घोषित किया गया है? 2025 में घोषित किया गया है। अंतरराष्ट्रीय क्वांटम विज्ञान और प्रौद्योगिकी वर्ष कब मनाया जाएगा? तो 2025 में मनाया जाएगा। कौन घोषित किया है? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा घोषित किए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है? हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है भैया? उमा दीक्षित, मीनाक्षी शर्मा, अनामिका बिराजी या फिर किरण गहलोत? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कौन बना है? तो इसका हो जाएगा अनामिका बिराजी जो है वो नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनी है भारत की, यानी भारत की प्रथम महिला भारतीय नौसेना
कौन थी हेलीकॉप्टर पायलट? तो अनामिका बी राजीव। चलिए इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। क्या बोलता है? सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव ने आईएनएस राजाली अरक्कोनम में इतिहास रचाते हुए भारतीय नौसेना में हेलीकॉप्टर उड़ाने वाली पहली महिला बन गई। यानी कि भारतीय नौसेना अब ये क्या करेंगी? हेलीकॉप्टर उड़ाएंगी। यह मील का पत्थर 102वें हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स के पासिंग आउट परेड के दौरान हासिल किया गया। वाइस एडमिरल राजेश पेंढारकर ने 7 जून को इस कार्यक्रम में 21 अधिकारियों को गोल्डन विंग्स प्रदान किए, जिसमें 4 जो थे वो बेसिक हेलीकॉप्टर कन्वर्जन कोर्स के स्टेज 1 प्रशिक्षण में समाप्त हुआ। बस आपके लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि अनामिका बी राजीव जो है वो पहली भारतीय नौसेना की हेलीकॉप्टर महिला बनी है, यानी पहली औरत है जो नौसेना में क्या करेंगी? हेलीकॉप्टर को उड़ाएगी। और कौन सा हेलीकॉप्टर है? तो आईएनएस राजाली। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। हर एग्जाम में करंट अफेयर पूछेगा, तो करंट अफेयर पूछेगा तो हम लोग पढ़ के जाएंगे और टिक मार के आ जाएंगे। 4 गो ऑप्शन में एगो सही होगा, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सही देगा। देखिए अगला क्वेश्चन क्या बोलता है? हाल ही में प्रेम सिंह तमांग किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? यानी प्रेम सिंह तमांग है वो किस हिमालयी राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी सिक्किम। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिक्किम। यानी कहीं ना कहीं जो सिक्किम है वो क्या है? वो हिमालयी क्षेत्र में आता है। अब इसके बारे में अधिक चर्चा करते, देखिए क्या बोला है? सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा कौन से पार्टी से है? तो सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा के प्रेम सिंह तमांग ने 10 जून को दूसरी बार सिक्किम के मुख्यमंत्री के शुभ रूप में शपथ ली। 56 वर्षीय पालजोर स्टेडियम गैंगटॉक में हजारों समर्थकों की उपस्थिति में राज्यपाल कौन है सिक्किम का? तो लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के राज्यपाल कौन? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। सिक्किम के मुख्यमंत्री कौन? तो प्रेम सिंह तमांग। और सिक्किम का राजधानी क्या है? तो सिक्किम का राजधानी हो जाएगा गैंगटॉक। सिक्किम की राजधानी क्या है? गैंगटॉक। यानी सिक्किम में जो क्रांतिकारी मोर्चा के जो सदस्य हैं वो है प्रेम सिंह तमांग ने, वो सिक्किम में दोबारा मुख्यमंत्री बने हैं। और सिक्किम के जो राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। पटाखों पर प्रतिबंध के बावजूद जश्न मनाया गया। मतलब कि सिक्किम में पटाखे में क्या है? प्रतिबंध है कि सिक्किम में कोई लोग पटाखे नहीं फोड़ते हैं। वो मना होने के बावजूद भी वहां पटाखों से जश्न मनाया गया। सोनम लामा और अरुण कुमार उप्रेती सहित 11 अन्य मंत्रियों ने भी क्या की? शपथ ली। चलिए 13 क्वेश्चन क्या बोलता है समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 13 नंबर का क्वेश्चन। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में पहली बार दुर्लभ 4 सींग वाले हिरण को देखा गया? कि मतलब जो जानवर गायब हो गया, दुर्लभ है उसका देख पाना, वही 4 सींग वाले जो जानवर है उसको देखा गया है किस टाइगर रिजर्व में? यानी किस बाघ अभयारण्य में 4 सींग वाले हिरण को देखा गया है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य प्रदेश में। कान्हा टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में। और वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। तो कौन सा टाइगर रिजर्व में 4 सींगा हिरण को देखने को मिला है? मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखने को मिला है 4 सींग वाला हिरण। चलिए देखते हैं इसका बाकी चर्चा करते हैं। एक दुर्लभ 4 सींग वाले हिरण जिसे चौसिंघा भी कहा जाता है। 4 सींग वाले हिरण को क्या बोलेंगे?
चौसिंघा भी कहा जाता है। इसको पहली बार वीरांगना दुर्गावती, कहां, वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में देखा गया। वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व कहां है, तो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल हो जाएगी। तो वही मध्य प्रदेश में ही वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है, जिसमें चौसिंघा यानी 4 सिंग वाला हिरण देखने को पहली बार मिला, जिसे पहले नैरोडी अभयारण्य के नाम से जाना जाता था। मतलब कि इसका जो पुराना नाम है, वीरांगना दुर्गावती का जो पुराना नाम है, उसका पुराना नाम क्या है, नौराडेही अभयारण्य है, ये उसका पुराना नाम है। एशिया का सबसे छोटा हिरन, एशिया का सबसे छोटा हिरन टेट्रासेरस क्वाड्रिकॉनिक्स भारत और नेपाल का स्थानिक है। यह हिरन शुष्क, ड्राई, पर्णपाती, डोसियस वन और पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, जहां पर्याप्त घास या झाड़ियों का आवरण होते रहता है, यानी बहुत ज्यादा जंगल झाड़ में देखने को मिलता है। 4 सींगों से विशिष्ट केवल मेल स्पीसीज ही उन्हें विकसित कर सकते हैं। यह प्रजाति IUCN यानी रेड लिस्ट में संवेदनशील वल्नरेबल के रूप में सूचीबद्ध है, यानी रेड लिस्ट में, रेड डाटा बुक में उस प्रजातियों का नाम शामिल किया जाता है जो दुर्लभ हो गए हैं। तो उसी में चौसिंघा हिरन का भी नाम दर्ज हो गया है। यानी चौसिंघा पहली बार कहां देखने को मिला, तो मध्य प्रदेश में। कौन से बाघ अभयारण्य में, तो मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती बाघ अभयारण्य में चौसिंघा को देखने को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एकदम पढ़ते जाना, एकदम कचकचा के एकदम तैयारी कीजिए, एग्जाम ले लेगा अब, यानी इस साल एग्जाम का बौछार आएगा। करंट अफेयर का तैयारी कीजिए दिलो और जानो से। देखो क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 40, हाल ही में किस देश ने अपनी नई डीप स्टैंड ऑफ लंबी दूरी की हवा से दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल एयर लोरा, कौन सा, एयर लोरा का अनावरण किया है? कौन किया है? इजराइल, अमेरिका या उत्तर कोरिया। यानी एयर लोरा का सबसे पहले अनावरण किसने किया है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इजराइल। यानी इजराइल ने ही एयर लोरा का अनावरण किया है। अब ये एयर लोरा क्या है समझते हैं इसमें। इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने, जैसे हमारा भारत का क्या है, इसरो है, इसरो स्पेस है, इसरो है इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक उसी तरह इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने लोरा बैलिस्टिक मिसाइल का एयर लॉन्च वेरिएंट एयर लोरा के नाम से किया है। अब यह है क्या भैया, उच्च मूल्य के लक्ष्यों पर हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। अब कहीं ना कहीं से हमला करने के लिए क्या किया गया है? डिजाइन किया गया है। इसमें उन्नत नेविगेशन, एंटीजैमिक क्षमताएं हैं और यह चरम परिस्थितियों में काम कर सकता है। एयर लोरा में एक मजबूत वारहेड उच्च मिशन सफलता दर है और इसे विभिन्न एयरबोर्न प्लेटफॉर्म में एकीकृत किया जा सकता है। इसकी सुपरसोनिक गति और 90% हमले का कोण अच्छी तरह से सुरक्षित लक्ष्यों के खिलाफ क्या करती है? इसकी प्रभावशाली को बढ़ाता है। तो कहीं ना कहीं एयर लोरा का जो अनावरण किया वो कौन सा देश किया है? इजराइल किया है। और कहीं ना कहीं इसे हमला करने वाला मिसाइल भी बताया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 15, AIM ICDK वाटर चैलेंज 4.0, यानी कि हाल ही में खबरों में देखा गया किस संगठन की पहल है। मतलब कि AIM ISDK वाटर चैलेंज 4.0, ये कौन संगठन इसको लागू किया है, यानी कौन सा संगठन का ये पहल है? ऑप्शन ए नीति आयोग, ऑप्शन बी योजना आयोग, ऑप्शन सी विधि आयोग, ऑप्शन डी दूरसंचार आयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग।
क्या हो जाएगा, नीति आयोग। और नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, 2015 में हुई थी। योजना आयोग को समाप्त करके 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की गई थी, जिसके नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और वर्तमान में जो नीति आयोग के अध्यक्ष है वो कौन है, नरेंद्र मोदी। नोट, अब नीति आयोग को देख लेते हैं। नीति आयोग के तहत AIM यानी कि अटल इनोवेशन मिशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। AIM का फुल फॉर्म पूछ देगा AIM का फुल फॉर्म क्या है बच्चों, तो हम लोग क्या बताएंगे, अटल इनोवेशन मिशन ने 2 पहल शुरू की। AIMSD के वाटर चैलेंज 4.2 यानी कि इनोवेशंस फॉर यू हैंडबुक का 5वां संस्करण है। इनोवेशन सेंटर डेनमार्क के सहयोग से वाटर चैलेंज का मतलब कि इनोवेशन सेंटर किसके सहयोग से बनाया गया है, डेनमार्क के सहयोग से बनाया गया है। तो वाटर चैलेंज 4.0 आएगा तो हम लोग किसके सहयोग से मानेंगे, तो नीति आयोग के सहयोग से इसकी पहल को किया जा रहा है। अब इनोवेशन सेंटर जो है वो डेनमार्क के सहयोग से वाटर चैलेंज का उद्देश्य अभिनव समाधानों के माध्यम से जल समस्याओं का क्या करेगा, समाधान करेगा। यानी वाटर चैलेंज 4.0 जहां आएगा आपको मार देना है नीति आयोग। प्रतिभागी ग्लोबल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन क्या है समझिएगा। प्रतिभागी ग्लोबल नेक्स्ट जनरेशन डिजिटल एक्शन प्रोग्राम में शामिल होंगे और कोपेनहेगन में डिजिटल टेक समिट में अपना काम प्रदर्शित करेंगे, जो स्थिरता और डिजिटल समाधानों पर केंद्रित है। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं हो जाता है, बस आपके लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि कौन सा संगठन वाटर चैलेंज 4.0 को शुरू किया है, तो नीति आयोग। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में CSCSPV ने किस मंत्रालय के साथ 10,000 FPO को, कितना 10,000 FPO को CSC में परिवर्तित करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किया, कि मतलब SPV को CSC के साथ परिवर्तन करना है। कृषि मंत्री ऑप्शन बी, स्वास्थ्य मंत्री ऑप्शन सी, गृह मंत्री ऑप्शन डी, रक्षा मंत्री। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, कृषि मंत्रालय यानी कृषि एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स। क्या होगा समझिएगा। अब इसको थोड़ा विस्तार में देख लेते हैं। CSC कॉमन सर्विस सेंटर SPV और कृषि मंत्रालय के बीच 10,000 FPO को कॉमन सर्विस सेंटर में परिवर्तन करने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किया गया। मतलब कि FPO को किसमें बदलेगा, तो कॉमन सर्विस सेंटर में। यह पहल FPO को डिजिटल सेवा पोर्टल के माध्यम से विभिन्न नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करने में क्या होगा, सक्षम बनाकर ग्रामीण विकास और डिजिटल सशक्तिकरण को बढ़ावा देगी। कहीं ना कहीं 10,000 FPO को CSC में बदलने का प्रावधान किया जा रहा है कृषि मंत्रालय के द्वारा, और कृषि मंत्रालय ने MOU पर हस्ताक्षर कर दिया कि हाँ सबको FPO को कम से कम CSC में क्या करो, परिवर्तन कर दो। 2020 में शुरू की गई योजना का हिस्सा यह कदम प्रशिक्षण प्रदान करेगा, रोजगार बढ़ाएगा और किसानों के लिए सतत आय का समर्थन करेगा। चलिए, यानी CSCSPV ने किस पर, कौन सा मंत्रालय इस पर ये किए हैं, सिग्नेचर किए हैं, CSCSPV को किसमें चेंज करना है, तो CSCSPV को CSC में चेंज करना है, यानी FPO को CSC में चेंज करना है। 10,000 FPO को CSC में चेंज करना है। किसने हस्ताक्षर किया है, तो कृषि मंत्रालय ने। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि हर क्वेश्चन का आंसर आप लोग को अच्छे से समझ में आ रही होगी, यानी हम लोग को बस आंसर जानना है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व महासागर दिवस 2024 का विषय क्या था, यानी थीम क्या थी। वन अर्थ वन फैमिली, ऑप्शन ए वन अर्थ वन फैमिली, ऑप्शन बी पानी बचाओ, ऑप्शन सी अवेकन न्यू क्रिस, या ऑप्शन डी अवेकन न्यू डक। तो
2024 का महासागर दिवस यानी विश्व महासागर दिवस का जो मेन थीम था वो था अवेकन न्यू डेप्थ। क्या था थीम? अवेकन न्यू डेप्थ। 2024 का महासागर दिवस का एक थीम था। अब इसको थोड़ा और अधिक जानकारी ले लेते हैं। क्या बोलता है? 8 जून को मनाया जाने वाला, कब मनाया जाता है? 8 जून को। 8 जून को मनाया जाने वाला विश्व महासागर दिवस 2024 में महासागरों को महत्व और उनके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य रखता है। यानी महासागर को महत्व बढ़ाने के लिए और उन्हें संरक्षण रखने के लिए महासागर दिवस मनाया जाता है हर साल 8 जून को। अवेकन न्यू डेप्थ विषय जो है वो समुद्री वातावरण पर मानव गतिविधियों के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी अवेकन न्यू डेप्थ जो है वो समुद्री वातावरण पर और समुद्री जानवरों पर वो कहीं ना कहीं ध्यान केंद्रित करता है और महासागरों के सतत प्रबंधन को क्या करता है? बढ़ावा देता है। दुनिया भर में आयोजित होने वाले कार्यक्रम और अभियान इस उद्देश्य का समर्थन करते हैं, जिसमें संयुक्त राष्ट्र अपने न्यूयॉर्क मुख्यालय में मुख्य समारोह की मेजबानी करता है। अब कहीं ना कहीं यूएनओ में इसकी मेजबानी की जाती है और 8 जून को, हमेशा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। और इस 2024 को विश्व महासागर दिवस की जो थीम थी वो क्या थी? अवेकन न्यू डेप्थ, यानी समुद्री महासागरों के वातावरण को संरक्षित रखने का। उम्मीद करूंगा दोस्तों कि आज की करंट अफेयर जितनी भी हो रही है वो आज ही कंप्लीट हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोलता है? हाल ही में निधन हुए एजेटी जॉन्सी। हाल ही में निधन हुए एजेटी जॉन्सी किस क्षेत्र से संबंधित थे? वन्य जीवन संरक्षणवादी, पंछी संरक्षणवादी, वन आरक्षणवादी या इनमें से कोई नहीं? जिनका हाल में निधन हुआ एजेटी जॉन्सी का, वो वन्य जीव संरक्षणवादी थे, यानी जंगली जानवरों को संरक्षण देने का काम करते थे। देखिए इनके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। एजेटी जॉन्सी के बारे में, विख्यात भारतीय वन्य जीवन संरक्षणवादी और जीव विज्ञानी भी थे। कौन थे? जीव विज्ञानी भी थे। एजेटी जॉन्सी का 7 जून 2024 को बेंगलोर में, कहा? बेंगलोर में 78 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यानी इनकी मृत्यु कहां हुई? बेंगलोर में। कितने वर्ष में? 78 वर्ष में। ये क्या थे? जीव विज्ञानी भी थे और वन्यजीव संरक्षणवादी भी थे। तमिलनाडु के पश्चिमी घाट में जन्म, इनका जन्म कहां हुआ था? तमिलनाडु में। मरण कहां हुआ? उसकी राजधानी बेंगलोर में, सॉरी कहां मरे हैं? तो बेंगलोर में। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। चलिए, तमिलनाडु के पश्चिम घाट में जन्मे वे जिम कॉर्बेट की कहानियों से प्रभावित थे। जिम कॉर्बेट की कहानियों से प्रभावित थे। जॉन्सी जो थे वो वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में शामिल हुए और बाघ संरक्षण और विभिन्न संगठनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका शोध विविध प्रजातियों पर केंद्रित था और उन्होंने वन्य जीव संरक्षण पर 70 से अधिक वैज्ञानिक पत्र और 80 लोकप्रियता लेख लिखे। कौन? एजेटी जॉन्सी। किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो वन्य जीव संरक्षणवादी से संबंधित थे। उनका जन्म कहां हुआ था? उनका जन्म तमिलनाडु में हुआ था। कितने वर्ष में उनकी मृत्यु हुई? 78 वर्ष में उनकी मृत्यु हो गई। और वो किससे प्रभावित हुए थे? वो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान से क्या हुए थे? प्रभावित हुए थे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलता है? हाल ही में जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित ISSF विश्व कप, कौन सा? ISSF विश्व कप 2024 में पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता? किसने स्वर्ण पदक जीता है? ऑप्शन ए नवजोत सिंह, ऑप्शन बी गुरजीत सिंह, ऑप्शन सी अरमदास सिंह या ऑप्शन डी सरबजोत सिंह।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सरबजोत सिंह। क्या हो जाएगा इसका आंसर? सरबजोत सिंह जो थे वो क्या किए थे? गोल्ड मेडल जीते थे आईएसएसएफ विश्व कप 2024 में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सरबजोत सिंह, जो कि 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में क्या किए थे? स्वर्ण पदक को जीते। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते थोड़ा सा इनके बारे में। 31 मई से 8 जून, कब से कब तक? 31 मई से 8 जून 2024 तक जर्मनी के म्यूनिख में, कहा? जर्मनी के म्यूनिख में आयोजित आईएसएसएफ विश्व कप में सरबजोत सिंह ने भारत का पहला पदक जीता। यानी आईएसएसएफ में जीतने वाला जो पहला पदक है वो कौन है? सरबजोत सिंह ने। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। उन्होंने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में 242.7 अंक हासिल करके स्वर्ण पदक जीता। यानी पहली बार आईएसएसएफ विश्व कप में भारत पहली बार गोल्ड मेडल जीता। ये गोल्ड मेडल किसने दिलाया? तो सरबजोत सिंह ने दिलाया। चीन के शुआंगी बू ने रजत, सिल्वर और जर्मनी के रॉबिन वॉल्टर ने ब्रॉन्ज पदक जीता। सिफ्त कौर समरा ने महिलाओं की 50 मीटर राइफल स्पर्धा में ब्रॉन्ज पदक हासिल किया। भारत 2 पदक के साथ पदक तालिका में तीसरे स्थान पर है। अब कहीं ना कहीं आईएसएसएफ विश्व कप में भारत को 2 पदक मिला। पहला गोल्ड मेडल जिसको सरबजीत सिंह ने पुरुष में लाया, और दूसरा ब्रॉन्ज मेडल जिसको सिफ्त कौर समरा ने लाया। और इसके साथ ही भारत का जो नंबर आता है आईएसएसएफ विश्व कप पे वो तीसरे नंबर पे आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोलता है। हाल ही में खबरों में देखा गया मोंगला बंदरगाह किस देश में स्थित है? मोंगला बंदरगाह कहाँ है भैया? मोंगला बंदरगाह बांग्लादेश में है, भूटान में है, नेपाल में है या चीन में है? मोंगला बंदरगाह जो आया हुआ एग्जाम में है, फिर आएगा कहाँ है? बांग्लादेश में है। इसका बहुत अभी ट्रेंड्स चल रहा है मोंगला बंदरगाह का। देखिए क्या बोलता है। भारत का लक्ष्य चीन के क्षेत्रीय प्रभाव का मुकाबला करने के लिए बांग्लादेश ने मोंगला बंदरगाह का संचालन करना और एक नया टर्मिनल बनाना है। मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह रणनीतिक रूप से बंगाल की खाड़ी से 62 किलोमीटर दूर स्थित है। यानी बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह कौन है? मोंगला, जो सुंदरवन द्वारा सुरक्षित है। मोंगला में भारत की रुचि असम और त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच में सुधार करेगी और परिवहन खर्च को कम करेगी। इंडियन पोर्टर ग्लोबल लिमिटेड ने 2015 के परंपरागत के बाद रुचि व्यक्त की है। कहीं ना कहीं मोंगला बंदरगाह कहाँ है? वो हमारा बांग्लादेश में है। बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये क्या करेगी? सिक्किम और त्रिपुरा में आने जाने का जो रास्ता है उसको आसान बनाएगी, यानी कम करेगी मोंगला बंदरगाह। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती? ऑप्शन ए बेलोस्लावा क्रेस्टोवा, ऑप्शन बी दिव्या देशमुख, ऑप्शन सी मैग्नस कार्लसन, ऑप्शन डी विश्वनाथन आनंद। तो 2024 में जो जूनियर गर्ल्स शतरंज का चैंपियनशिप जो जीता है वो कौन जीता है? दिव्या देशमुख। दिव्या देशमुख कहाँ की? भारत की है। भारत की दिव्या देशमुख ने 13 जून 2024 को गुजरात के गांधीनगर में गिफ्ट सिटी क्लब में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप जीती। यानी 2024 में विश्व जूनियर गर्ल्स शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती है? दिव्या देशमुख। कब? 13 जून 2024 को। चलिए
क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। क्वेश्चन नंबर 2, G7 शिखर सम्मेलन में निम्नलिखित में से किस विषय पर चर्चा की गई? जो हाल ही में नरेंद्र मोदी गए थे ना इटली G7 शिखर सम्मेलन में मेलोडी से मिलने, वहां G7 में चर्चा करने के लिए, तो किस बात पे चर्चा किया गया? प्रवास पे, कृत्रिम पे, या फिर गाजा में युद्ध, या फिर उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। यानी कि G7 शिखर सम्मेलन में प्रवास पे भी चर्चा किया गया, कृत्रिम बुद्धिमत्ता पे भी चर्चा किया और गाजा में युद्ध की भी चर्चा की गई है। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो थोड़ा हम लोग इसको और भी विस्तार से जानेंगे। G7 नेताओं ने प्रवासन, AI और आर्थिक सुरक्षा से निपटने पे चर्चा की, यानी प्रवासन का चर्चा किया। इटली में शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन, यानी शिखर सम्मेलन G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में हुआ। अंतिम दिन G7 के नेताओं ने प्रवासन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्थिक सुरक्षा और इंडो पैसिफिक क्षेत्र के मुद्दे पर क्या किया है? चर्चा किया है। उन्होंने यूक्रेन के लिए वित्तीय सहायता, गाजा में युद्ध, जलवायु परिवर्तन, ईरान, लाल सागर की स्थिति, लैंगिक समानता के साथ साथ चीन की औद्योगिक नीति और आर्थिक सुरक्षा जैसे अन्य विषय पर भी क्या किया है? चर्चा किया है। एग्जाम आ रहा है, आने वाला एग्जाम है, बहुत सारा एग्जाम आ रहा है। हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द आप लोग करंट अफेयर को पढ़ लीजिए, और करंट अफेयर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर कंपटीशन एग्जाम में। इसलिए आज मैं सबसे पहला क्लास जो आप लोग के लिए करंट अफेयर का लेके आया हूं, धीरे धीरे आप लोग को सारा क्लास दिया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। G7 नेताओं ने तस्करी से निपटने और उन देशों में निवेश बढ़ाने के तरीकों पर भी चर्चा की जहां से प्रवासी आ रहे हैं। नेताओं ने प्रवासियों की तस्करी को रोकने और उसका मुकाबला करने के लिए G7 गठबंधन की शुरुआत की। G7 शिखर सम्मेलन के नेता भारत, मध्य पूर्व, यूरोप आर्थिक गलियारे को बढ़ावा देने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यानी कि G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? इटली में। तो इस पे सारी चीज की चर्चा की गई थी। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है। मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव MIMF 2024 का कौन सा संस्करण 15 जून को मुंबई में शुरू हुआ? 15वां, 16वां, 17वां या 18वां? तो 18वां संस्करण जो था वो मुंबई में शुरू हुआ, अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। देखिए इसका नोट देख लेते हैं, इसका तर्क देख लेते हैं, इसका विस्तार से जान लेते हैं। 18वां मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 15 जून को मुंबई में शुरू हुआ। कब हुआ? 15 जून को। MIFF 2024 की शुरुआत कौन किया भैया? चार्ली हैमिल्टन जेम्स द्वारा निर्देशित बिल्ली एंड मॉली एन ओटर लव स्टोरी के भारत प्रीमियर के साथ हुई। MIF 2024 15 जून 2024 से 21 जून 2024 तक जारी रहेगा। 21 जून तक जारी रहेगा मुंबई अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। MIF 2024 में 59 देशों की 61 भाषाओं में 314 फिल्में दिखाई जाएगी। 314 फिल्म को दिखाया जाएगा 61 भाषाओं में। इसमें 8 विश्व प्रीमियर, 5 अंतरराष्ट्रीय प्रीमियर, 18 एशियाई प्रीमियर और 21 भारत प्रीमियर भी शामिल है। मुंबई के अलावा दिल्ली, कोलकाता, पुणे और चेन्नई में भी समानांतर स्क्रीनिंग आयोजित की जाएगी। यानी 18वां संस्करण मुंबई में प्रसारित हुआ, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। चलिए कौन सा संस्करण था? तो 18वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन नंबर क्या बोलता है समझिए। मई 2024 में भारत का माल निर्यात, मई 2024 में भारत का माल निर्यात 9.1% बढ़कर डैश हो गया है। यानी 9.1% से बढ़कर कितना हो गया है? 63.13 बिलियन डॉलर, बी 37.13 बिलियन डॉलर,
सी 38.13 बिलियन डॉलर या डी 39.13 बिलियन डॉलर। कितना हो गया है 2024 से भारत का माल निर्यात 9.1% से बढ़कर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 3.13 बिलियन बढ़कर हो गया है। चलिए देख लेते हैं। मई 2024 में भारत का माल निर्यात 9.1% बढ़कर 38.13 बिलियन डॉलर हो गया है। आयात 7.7% बढ़कर 61.91 बिलियन डॉलर हो गया है। मई में कपड़ा क्षेत्र में लगभग 10% की वृद्धि देखी गई है। कहां? भारत में कपड़ा क्षेत्र में 10% का वृद्धि देखा गया है। मई में माल व्यापार घाटा बढ़कर 7 महीने के उच्चतम स्तर 23.78 बिलियन डॉलर पर पहुंच गया। मई 2024 माल व्यापार घाटा मई 2023 के घाटे से 5.5% अधिक था। 2024 में माल व्यापार घाटा अप्रैल के 19.1 बिलियन डॉलर के व्यापार घाटे से 2.5% अधिक था। तो कितना हो गया? 6.19% से बढ़ के 38.19% हो गई। चलिए आगे देखते हैं। भारतीय कला और संस्कृति को लोगों तक पहुंचाने के लिए किस संगठन और संसद टीवी ने समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किया? कौन किया? ऑप्शन ए ललित कला अकादमी, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, ऑप्शन सी माया चित्रम कला संस्थान, ऑप्शन डी इंडिया फाउंडेशन फॉर द आर्ट्स। कौन भारतीय कला और संस्कृति के लोगों तक पहुंचाने के लिए किस संगठन और संसद टीवी ने समझौता किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र ही संगठन और संसद टीवी दोनों के बीच क्या हुआ है? समझौता किया है। देखिए इसका विस्तार जान लेते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने एक समझौता ज्ञापन पर क्या किया? हस्ताक्षर किया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र और संसद टीवी ने भारतीय कला और संस्कृति के लोगों के लिए अधिक सुलभ बनाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। समझौता ज्ञापन के अनुसार IGNCA द्वारा निर्मित कार्यक्रम संसद टीवी और संसद टीवी पर प्रसारित किए जाएंगे। समझौता ज्ञापन पर IGNCA की ओर से सदस्य कौन? सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी और संसद टीवी के ओर से मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री रजत पुन्हानी से हस्ताक्षर किए गए। तो दोस्तों आज मैंने टोटल आपको 25 क्वेश्चन करवाया है, यानी टोटल 25 क्वेश्चन करंट अफेयर का जो हाल फिलहाल की हुई घटनाओं के बारे में थी। अब कहीं ना कहीं इससे और भी क्वेश्चन जनरेट होगी, यानी 25 क्वेश्चन और आएंगे, 25 क्वेश्चन और आएंगे, इस तरह कर करके आपके क्वेश्चन को लाऊंगा। और ये जो करंट अफेयर का जो सीरीज है वो आपके एग्जाम में आने वाला है, इसलिए आप लोग एकदम कचकचा के पढ़िए और मन लगा के पढ़िए, जितना हो सके उतना पढ़िए, पढ़ाई में फोकस कीजिए, झूठो इधर उधर घूम के टाइम पास मत कीजिए। ये जो आज की क्लास थी वो जितने भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे विद्यार्थी उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी आज की क्लास। मैं अंकुर कुमार रॉय मिलूंगा आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में नए उमंग के साथ, नए जोश के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।